Good morning, students. So we are doing chapter 7, tertiary and quaternary activities. We have discussed in previous video about the communication and telecommunication. Today we will discuss about the services. What do you mean by services? The first we will discuss about these things. Services. What are the services? Services, you know very well, in Hindi we are calling seva. Seva means we have to give some facilities to the people, and on behalf of those services we are getting some money. So that is called services. Services occur at different level. First point is given. Services we can give at different level. We are a doctor, teacher, lawyers. These all are the facilities we are providing. Low order services are more common and widespread than high order services. You know very well, low order services like labor and these things, टीचर, दीज सर्विसेज आर मोर कॉमन. ये आपको मोस्टली हर जगह पे मिलेगी. बट जो हाई ऑर्डर सर्विसेज है, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स हैं, दे आर गिविंग सर्विसेज, दे आर नॉट वाइड स्प्रेड लाइक लो ऑर्डर सर्विसेज. वो उनकी तरह ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी. गार्डनर्स एंड लॉन्ड्रर्स. गार्डनर, लॉन्ड्रर जो आपके धोबी वगैरह काम करते हैं, डू फिजिकल लेबर, बट दे आर डूइंग फिजिकल लेबर होता है उनका. उनकी सर्विसेज जो होती है उसके अंदर वो क्या करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं. टीचर एंड लॉयर डू मेंटल लेबर. टीचर एंड लॉयर, दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी बट दे आर डूइंग मेंटल एक्टिविटी. यानी आपको जो मैं समझा रहा हूँ तो मैं इसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, सिर्फ अपने माइंड का यूज़ करके आपको बता रहा हूँ. Then next is given regulated services. Regulated services means services which are provided by the government and some other company. जैसे आपका रोड कंस्ट्रक्शन है, रोडवेज है, हाईवेज है, ये सारे आपके क्या हैं, ये रेगुलेटेड सर्विसेज में आते हैं, क्योंकि इनको बनाने का काम किसका होता है, सरकार का होता है, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड सर्विसेज बोलते हैं. इनका काम क्या होता है रेगुलेटेड सर्विसेज का, मेकिंग मेंटेनिंग ऑफ हाईवेज एंड ब्रिजेज. मोस्ट ऑफ द हाईवेज एंड द ब्रिजेज विच आर मेड इन आवर कंट्री, दे आर मेड बाय द गवर्नमेंट के अंडर में बनते हैं वो. मेंटेनिंग द फायर फाइट डिपार्टमेंट. फायर फाइट डिपार्टमेंट का मतलब होता है फायर ब्रिगेड और थिंग्स जो होती है वो भी इसी में आती है आपके रेगुलेटेड सर्विसेज के अंदर. सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर. गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि एजुकेशन का सुपरवाइज करना. जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना के अंदर व्हेन स्कूल विल बी ओपन, क्या होगा, स्कूल को कब खोला जाए, क्या करे, ये ऑल थिंग्स विल बी डन बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के अंडर में आएगा. जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तभी ये चीज़ें होगी. एंड कस्टमर केयर. कस्टमर केयर का मतलब होता है कि द पीपल दोज हु आर गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ दिस, दे हैव सम, दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, फॉर दिस कस्टमर केयर बनाया जाता है. यानी ग्राहक हेल्प, कस्टमर की हेल्प के लिए जो काम किया जाए. परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट एंड अदर कंपनीज. ये जितने भी काम हमने डिस्कस किए हैं, हाईवेज बनाने का, ब्रिज का, फायर ब्रिगेड का, एजुकेशन का, सुपरवाइजेशन का, ये सारा का सारा करता कौन है, गवर्नमेंट करती है, या प्रमोटेड अदर कंपनीज. जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे यहाँ पे हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दिल्ली के अंदर रिलायंस करवाती है. तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका रेगुलेटेड सर्विस में आता है. आगे आता है प्रोफेशनल सर्विसेज आर हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. जिनको हम प्रोफेशनल सर्विसेज बोलते हैं, उसके अंदर आपका डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गया, और जो आपके इंडस्ट्री के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज में बिजनेसमैन जो काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट वाले में आ जाएंगे. नेक्स्ट है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो एक बड़ा एरिया जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. जैसे मुंबई है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है, उनके हेडक्वार्टर है, या मुंबई में जो मेनली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे है, तो वो क्या है, आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा. तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में. तो ये सर्विसेज के बारे में था. नेक्स्ट दिया हुआ है टूरिज्म. नेक्स्ट इज गिवन टूरिज्म. तो टूरिज़्म तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट टूरिज़्म, कि जो पीपल कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द एन्जॉयमेंट और फॉर द रिक्रिएशंस, तो उसको हम टूरिज़्म बोलते हैं. यानी जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, या वो बीमार हो चुके हैं तो अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टूरिज़्म बोलते हैं. तो हमारे देश के टूरिज़्म के लिए फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं टूरिज़्म को, वो कौन से हैं. तो पहला आपका दिया गया डिमांड. सेम वे लास्ट में हमने कम्युनिकेशन के और ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ा था, डिमांड नहीं होगी तो वो सेक्टर आगे आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. तो इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज इन द लेजर टाइम हैड लेड पीपल टू गो ऑन हॉलीडेज, दस इंक्रीजिंग डिमांड फॉर टूरिज्म. जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होता है. नाउ यू नो वेरी वेल, जब आप स्कूल में पढ़ाते हो, स्कूल में आप देखते हो कि हम आपको टूर पे वगैरह पे ले जाते हैं,
तो वो किस लिए ले जाते हैं? ऐसा पहले नहीं होता था। आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, नाउ पीपल वांट दैट दे वांट टू विजिट द अदर प्लेसेस, वो दूसरे जगह पे जाना पसंद करते हैं। जब हम पढ़ते थे उस टाइम ऐसा नहीं था। अब आपके क्या हो गया, इन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हो गया कि ये CBSE ने पर कह दिया कि वन विजिट करवाना ज़रूरी है, बाहर घुमाना बच्चों को, उनका रियल प्लेस जो है उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना वहाँ ले जाकर। यानी जब आप देखते हो तो आपको ज़्यादा पता होता है इन कंपैरिजन ऑफ देख आपका उसको सीनरी में देखना या बाहर से कहीं विजिट करना। तो डिमांड क्या है? डिमांड कब किसके कारण हुई है? जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है तो हम क्या चाहते हैं कि हम घूमने जाएं कहीं बाहर, हमारी एक्टिविटीज़ लेजर टाइम में। लेजर टाइम में मतलब रेस्ट टाइम, जब हम खाली हों तो उस टाइम हम क्या करेंगे? पीपल वांट टू गो ऑन हॉलीडेज़, लोग क्या कर चाहते हैं कि वो हॉलीडेज़ पे जाएं, और दस इंक्रीज़ फॉर टूरिज़्म, और इसके कारण क्या हुआ है? टूरिज़्म है वो इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है कि अगर हमें टूरिज़्म को इम्प्रूव करना है, टूरिज़्म को इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बगैर तो टूरिज़्म पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हेल्प इन ओपनिंग टूरिस्ट एरियाज़, जैसे हमारा मनाली है, लेह है, जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ हिल्स, अमरनाथ की गुफा जो है, वहाँ पे जाने के लिए हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना ज़रूरी है। विदाउट ट्रांसपोर्ट वी कांट गो ऑन दोज एरियाज, उधर उस एरिया में हम नहीं जा सकते जब तक हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपका इसके अंदर, टूरिज़्म के अंदर। ट्रैवल इज़ ईजियर बाई कार विद बेटर रोड सिस्टम्स। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और अगर रोड फैसिलिटी या रोड नेटवर्क अच्छा है तो आप अच्छा फील करोगे। अगर आप उसी के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम्स आएगी, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, जो रोड्स हैं वो ख़राब होंगे, तो आपका जो ट्रैवलिंग है वो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। नेक्स्ट टाइम यू डोंट वांट टू विजिट दैट एरिया, उस एरिया में जाना आप पसंद नहीं करेंगे। तो ट्रैवलिंग ईजियर कब होगी? जब आपको बेटर रोड मिलेंगे, तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का ही पार्ट होगी। एयर ट्रेवल फैसिलिटेड पीपल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन शॉर्ट टाइम। आप लोगों के पास क्या होता है कि जैसे अमेरिका से कोई व्यक्ति इंडिया में आना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो एयर ट्रेवल को प्रेफरेंस करेगा, ना कि वो और को करेगा, क्योंकि और को तो आने में उसको टाइम लग जाएगा, इतना उसके हॉलीडेज होंगे उसमें, वो वहीं पे पूरे हो जाएंगे। तो एयर फैसिलिटीज़ ने किया इसको, ट्रैवलिंग को, लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए लोग बाहर घूमने को ज़्यादा जाते हैं। पैकेज हॉलीडे हैज़ रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ टूर। पैकेज हॉलीडेज़ क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर में आजकल आप देखते हो कि सिंगापुर का 2 दिन का टूर है, उसमें होटल फैसिलिटी ये मिलेगी आपको, 2 डेज़ पैकेज है, 2 नाइट्स फ्री है, इस तरीके से कुछ होता है जिसके अंदर क्या होता है उसको पैकेज हॉलीडेज़ में, यानी आपको एक पैकेज दिया जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको वहाँ जाकर वो फैसिलिटी वो अवेलेबल कराएंगे एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कम कॉस्ट के ऊपर, लो कॉस्ट के ऊपर, तो वो लोग भी उसमें जाना पसंद करते हैं। तो ये पैकेज हॉलीडे है, इसने भी क्या कर दिया है? टूर की कॉस्ट को कम कर दिया है, जो एक फ़ायदेमंद है हमारे लिए। नेक्स्ट आपका आता है कि टूर जो करते हैं लोग वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में जाना पसंद करते हैं, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे लोग जाते हैं ज़्यादा। तो पहला आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है कि एरिया की जो आपकी बनावट है, जैसे माउंटेन एरिया हो गया, वहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट उनको अच्छा दिखेगा, अच्छी हवा होगी, क्लीन इन्वायरमेंट होगा, तो उस एरिया में जाना लोग क्या करेंगे? पसंद करेंगे। तो आपका इसके अंदर क्या बताया गया है कि पीपल लाइक टू स्पेंड हॉलीडेज इन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ पे लोगों को अच्छा फील हो। जैसे आप सोचोगे दिल्ली के अंदर कोई इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। तो लोग किस एरिया में जाना पसंद करते हैं? जो उत्तराखंड के अंदर है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, इन एरिया में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट मीन्स माउंटेन्स, लेक्स, सी कोस्ट, लैंडस्केप्स। ये क्या होते हैं? आपके अट्रैक्टिव प्लेस होते हैं। आपका कौन सा? माउंटेन एरिया हो गया, लेक्स हो गई, या सी कोस्ट हो गया, जैसे समुद्र के किनारे पे बीच वगैरह बनी होती है, तो वो एरिया क्या होते हैं? वो अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज गिवन आर्ट एंड हिस्ट्री। आर्ट एंड हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें बनी होती है जिनमें कलाएँ हैं, जैसे आपका ताजमहल हो गया या आपका अदर टेम्पल्स जो इंडिया के अंदर हैं, वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे पीपल विजिट एंशियंट टाउन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स फॉर एक्सप्लोरिंग कास्टल्स एंड चर्चेज। यानी लोग उस एरिया में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे पुराने शहर कस्बे मिलते हैं, जैसे आपके हड़प्पा था, लोथल था, तो पीलीबंगा, ये सारे आपके क्या इसके एग्जाम्पल हैं। इन एरिया में जाना लोग पसंद करते हैं। आगे दिया हुआ आपका कल्चर एंड इकोनॉमी। कल्चर एंड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका अलग अलग तरीके का कल्चर मिलता है,
इकोनॉमिक वेलबींग आपकी होती है वहाँ पे। जैसे पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम्स आर अट्रैक्टेड बाय कल्चर एंड इकोनॉमी। जैसे आपने देखा होगा कि जो अदर कंट्री से हमारे राजस्थान के अंदर लोग आते हैं और राजस्थान के कल्चर को देखते हैं, वहाँ पे वो वैसे ही वो उस कपड़े पहनते हैं, उसके अंदर वो इन्जॉयमेंट करते हैं, तो वो एक कल्चर का आपका इसका पार्ट है। होम स्टे हैज़ इमर्ज्ड एज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस लाइक हेरिटेज होम्स इन गोवा एंड कुर्ग कर्नाटका। अब इकोनॉमी को कैसे इस प्रकार इसमें फ़ायदा मिलता है, जैसे आपके घर है, आपके घर आपका अच्छा बड़ा घर है तो आप उसको रेंट पे दे देते हो। जैसे कोई बाहर से आता है अब गोवा के अंदर घूमने के लिए या कर्नाटका के अंदर, तो उस एरिया में आने के बाद में क्या होगा, जो होम स्टे है यानी लोगों को रहने के लिए आपने रूम किराए पे दे दिया, तो वो क्या होता है, होम स्टे का होता है, जिसमें आपको अपना इकोनॉमी अपने बिजनेस करने का भी फ़ायदा मिलता है, आपको भी उसमें कमाई होती है। नेक्स्ट आपका आता है मेडिकल टूरिज़्म, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। मेडिकल टूरिज़्म का मतलब क्या होता है कि दो ज़्यादा पेशेंट्स, उनको क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे उनको अच्छा फील हो और जो जल्दी रिकवर कर सके, अपनी बॉडी के अंदर रिकवरी ला सके, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिज़्म बोलते हैं। तो मेडिकल टूरिज़्म में क्या बताया गया है, मेडिकल टूरिज़्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विद इंटेल टूरिज़्म एक्टिविटीज़, यानी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ की मदद से क्या है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करना, उसको इम्प्रूव करना। तो क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपको एक अच्छा क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा तो आपकी बॉडी रिकवर जल्दी करेगी, किसी भी आपकी इलनेस बीमारी है तो। अगर आप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी, तो इसलिए मेडिकल टूरिज़्म में वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अबाउट 55,000 पेशेंट विजिटेड इंडिया फॉर ट्रीटमेंट इन 2005। आपकी बुक में यह डाटा दिया गया है कि 55,000 मेडिकल टूरिज़्म के तौर पे इंडिया के अंदर आए थे पेशेंट्स, जो इंडिया में विजिट करके गए थे उन प्लेसेस की जहाँ पे उनको अच्छा फील होता है, उनकी इलनेस है उसके अंदर रिकवरी होती है। इंडिया इज़ द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज़्म इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया है वो एक मेजर कंट्री है किसके अंदर, मेडिकल टूरिज़्म के अंदर। इंडिया के अंदर जो आपका ऊटी है, नैनीताल है, मसूरी है, शिमला है, इस एरियाज़ के अंदर क्या होता है, ये एरिया मेडिकल टूरिज़्म के लिए बड़े बेस्ट हैं, यहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर है, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया है और मेडिकल टूरिज़्म के कारण यहाँ पे इंडिया एक लीडिंग कंट्री बन गया है मेडिकल टूरिज़्म के अंदर। इट ब्रिंग्स बेनिफिट टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक आवर्स एंड अदर लाइक सिंगापुर एंड मलेशिया। ये हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ऐसे ही अदर कंट्री जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है। अब इसके बाद में था आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट इज़ डन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन टेक प्लेस एडवांटेज फॉर पेशेंट्स। अब क्या होता है कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अदर कंट्रीज़ की कंपनीज है वो हमारे देश में आके लग जाएगी और वो क्या करेगी, जो बाहर से कोई पेशेंट आएगा उसको फैसिलिटी देगी, तो उससे क्या होगा, उसको वापस अपने देश के अंदर उन चीज़ों को करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसको वो फैसिलिटी यहीं इंडिया के अंदर मिल जाएगी। मेडिकल सर्विसेज में क्या होता है, रेडियोलॉजी हो गया, इमेजेस जैसे आपका एक्सरे वगैरह होता है वो हो जाएगा, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारी फैसिलिटी आपको क्या है इसके अंदर मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों को वहीं पे वो फैसिलिटी मिल जाएगी, उनको दोबारा अपने देश की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका आज का हमने डिस्कस किया मेडिकल टूरिज़्म। हम लास्ट 2 टॉपिक्स रिमेन इन दिस चैप्टर, दैट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. So you will read these things from book also. Some things which are remained in book you will read and underline. If you have any doubt you will mark these things in your book. At last when we will complete the chapter, then we will discuss it on the apps. Zoom ऐप पे करें या जियो के करें वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आपको जो भी पॉइंट्स आपने बुक के अंदर अंडरलाइन कर लेना, जो आपको दिक्कत आ रही है, ये मेन पॉइंट तो सारे उसमें आ गए हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स यू विल mark in your book. After this chapter we will discuss the remaining doubt session we will conduct. Okay, thank you, have a nice day.